हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। कोलिजन बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एसेंशियली। अगर हम बात करें तो अब उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिस दिन आप अपना जेई का एग्जाम लिखोगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कहता है इफ फॉर एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो कहता है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इंडिविजुअली पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है बट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है कांस्टेंट होगा। इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का उसको फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम से इक्वेट किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है कि बंदूक मारते हैं गोली से, सॉरी गोली मारते हैं बंदूक से, तो ऐसा कुछ होता है हमारे सामने। ठीक है, दैट इज द कंडीशन। अब अगर हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल सिचुएशन भी होती है इसमें, बहुत बार जरूरी है सब कुछ एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे एंगल पे गोली मार रहे हो। तो इन दैट सिनेरियो जो आप अब यहां पे नोटिस करोगे तो हम कहेंगे एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगा। अगर एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगा। एफ एक्सटर्नल अलोंग वाई 0 है तो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कांस्टेंट होगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आई थिंक कोई भी चैलेंज इसमें नहीं आना चाहिए हम लोगों को। इस किसी भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं। हम पहले तो इसे बहुत डिटेल में समझते हैं क्लास के समय पे, बट आज की डेट में हमें बस वो बेसिक चीज याद रखनी है। पहला स्टेप हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम, जिसको मैं आईवीडी बोल देता हूं बहुत बार। दूसरा स्टेप होता है फोर्स डायग्राम। इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम क्या हेल्प करेगा आपको? इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम आपको बताएगा कि यार कि इनिशियल वेलोसिटीज क्या, इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए, इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए जब काम आएगा। दूसरा स्टेप होगा फोर्स डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम, जो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए कौन सी एक्सिस के लॉन्ग फोर्स नहीं लग रही है। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि इंटरनल फोर्सेस को कैंसिल कर देते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाती है सिंपली। तीसरा स्टेप होता है फाइनल वेलोसिटी डायग्राम। जब हमें समझ आ जाता है कि इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम सेम रहेगा, इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम चेंज होगा, तो हम एक फाइनल वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि भाई फाइनली वेलोसिटीज क्या होंगी पार्टिकल की। फिर चौथा स्टेप क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमने पढ़ा। यहां से हमारी इक्वेशन निकल के आती है एक, और बहुत बार 2 वेरिएबल होते हैं तो दूसरी इक्वेशन कहां से आती है हमारी? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। या एनर्जी के बारे में कुछ बोल रखा है कि 20% एनर्जी लूज हो गई या कुछ ऐसी कहानी हो गई। तो ये बेसिक हमारे 5 स्टेप हैं जो हमारे दिल के अंदर घुसे होने चाहिए। हमें इसके बारे में सोचना नहीं पड़ना है, हम इसे बार बार इतनी बार कर लेंगे कि हमारे ये दिल के अंदर घुस जाएंगे। भाई जी इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम बनाओ, फाइनल वेलोसिटी मार्क करोगे वो तो निकालनी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखोगे, उसके लिए फोर्स डायग्राम देखना पड़ेगा किस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम कंजर्व्ड है। और फिर जो दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो क्वेश्चन में दे रखी होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या लॉस हो रही है या क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर हम लोग एक सिंपल सी बात करें, जैसे एक प्रश्न हमारे सामने आता है, भाई साहब दो लौंडे हैं और वो दोनों जंप कर रहे हैं। एक इधर की तरफ जंप कर रहा है और एक इधर की तरफ जंप कर रहा है। एक प्लैंक है जिसका मास 3m है। ठीक है, अब दोनों स्पीड यू से जंप करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। दोनों स्पीड यू से जंप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। आपको स्पीड बतानी है प्लैंक की क्या होगी। अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो नीचे की तरफ 2m, m, 3m, 6m जी फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, एक ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ये जो प्लैंक पे खुद एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, कैसी फोर्स होगी? इंटरनल फोर्स। स्टेप 2 हो गया इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम, रेस्ट। स्टेप 2 फोर्स डायग्राम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम को आप कंजर्व कर सकते हो। अब बोला गया कि ये भाई साहब दोनों यू स्पीड से जंप कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भाई साहब यू से इधर जंप कर रहे हैं, ये भाई साहब यू से इधर जंप कर रहे हैं। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर ये भाई साहब इधर की तरफ यू से जंप कर रहे हैं, ये यू से इधर की तरफ जंप कर रहे हैं, और प्लैंक इस समय पे मान लेते हैं v वेलोसिटी से चल रहा है, तो आपको ये एक बात और समझ आनी चाहिए कि ये जो वेलोसिटी दे रखी है वो विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक दे रखी है। मतलब आपको बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते समय आपको वेलोसिटीज कौन सी लेनी होती है? विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड वाली वेलोसिटीज लेनी होती है। तो आप इसकी वेलोसिटी बोलोगे, प्लैंक की वेलोसिटी v इधर की तरफ है तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में u से कूदा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u प्लस v से कूदा। और यहां पे प्लैंक इधर जा रहा है और ये इधर कूद रहा है, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में u से कूदा है, तो विद रिस्पेक्ट ग्राउंड u माइनस v से कूदा है। ऐसी कुछ कहानी है। और अगर मैं यहां पे मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 है क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है, और फाइनल मोमेंटम की जब मैं बात करूंगा
तो वो जो m वाला है, m का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा m इंटू यू प्लस वी, 3m का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3m इंटू वी, और u माइनस वी वाले का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 2m इंटू यू माइनस वी, कुछ हमारे पास इस तरीके से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। और यहां से आगे तक वी की वैल्यू निकालेंगे तो शायद u बाई 6 वी की वैल्यू भी हमारे पास यहां से शायद आ जाएगी। सो दैट इज अ वेरी सिंपल सी प्रॉब्लम। आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली कि इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी है, जो मैंने बताई है इस प्रॉब्लम के अंदर, वो से समझ लेंगे हम लोग। अब हम आ जाते हैं इंपल्स ड्यू टू अ फोर्स के बारे में, कि फोर्स की वजह से इंपल्स कितना लगता है। फोर्स की वजह से जो इंपल्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। बहुत ही सिंपल सी बात है। बहुत बार फोर्स वेरिएबल होता है, तो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा एफ डी टी। वो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे एफ डी टी और उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे टाइम के लिए, तो वहां से हमारा इंपल्स ड्यू टू दैट फोर्स आ जाता है। ऑल्सो एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं ये क्या बड़ी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो ये कहता है भाई साहब जितना इंपल्स लग रहा होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। दैट इज सिंपल सी कहानी। तो ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आ जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक ऐसे ग्राफ दे रखा है फोर्स वर्सेस टाइम का, और आपसे डेल्टा पी पूछ लूं 6 सेकंड के अंदर कितना हो रहा होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन मेरे सामने क्या है, अगर मुझे डेल्टा पी निकालना है 6 सेकंड के अंदर कितना हो गया, तो मुझे एसेंशियली इंपल्स निकालना है। और अगर मुझे इंपल्स निकालना है तो मुझे ये बात पता है कि इंपल्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो इंटीग्रल एफ डी टी है। और ग्राफ वाइज अगर हम देखते हैं तो ये एरिया अंडर एफ टी कर्व आ जाता है। दिस इज एरिया अंडर एफ टी कर्व। इस तरीके से हम सोच लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बस मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए दे रखा है कि आपको कौन सा एरिया निकालना होगा। ये जो एफ और टी कर्व के जो अंदर का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आप निकालोगे। और ये बात तो आपको आई होप समझ आई चुकी है पहले से ही कि जो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो वो माइनस हो जाता है इफेक्टिवली टोटल एरिया में से। तो अकॉर्डिंगली आप उसे मैनेज कर लोगे। सो दिस इज हाउ वी विल फिगर आउट डेल्टा पी या फिर इंपल्स इन दिस केस। अब जब हम इंपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन मोमेंटम में कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स होती है। कैसी प्रॉब्लम होती है, कोलिजन वाली प्रॉब्लम। जैसे मेरे दो हाथ टकरा रहे हैं या फिर मैं मुक्का मार रहा हूं तुम्हारे ऊपर, या कुछ भी अगर ऐसे इमेजिन करें, तो वो कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो उन कोलिजन वाली प्रॉब्लम्स के अंदर जब हम चीजों करेंगे तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कोलिजन में कि जो टाइम इंटरवल होता है कोलिजन का वो छोटा होता है। एसेंशियली नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे इंसान कूद रहा था, ऐसे कंपैरिजन करें कोलिजन से, अगर इसे कंपैरिजन करें तो कोलिजन में डेल्टा टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सॉरी छोटा होता है बहुत। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन के दौरान पहली बात ये होती है कि लार्ज इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं कोलिजन के दौरान। दूसरी बात यहां पे हमारे सामने आती है कि अगर लार्ज इंपल्सिव फोर्स एक्ट करती हैं तो छोटा सा टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन है, उसमें आप फाइनाइट फोर्सेस लाइक एमजी, फ्रिक्शन, इनको इग्नोर कर देते हो, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन। बिकॉज लार्ज फोर्सेस एक्ट करें तो उनके कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हो, या फिर टाइम इंटरवल इतना छोटा है एफ डेल्टा टी की अगर आप बात करोगे तो फाइनाइट फोर्सेस की वजह से इंपल्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ इंटू डेल्टा टी में डेल्टा टी बहुत छोटा है तो एफ डेल्टा टी में वो जीरो हो जाएगा। एक तीसरा पॉइंट कोलिजन में और होता है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत बार हम डायरेक्टली अज्यूम कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, बट वो हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे बैलिस्टिक पेंडुलम वाला केस होता है, एक बड़े से इंसान को लटका हुआ है, बंदूक मारी तो वो ऐसे स्विंग करता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो सकता, उसमें मोमेंटम कंजर्व करके फिर हमें कुछ चीजों करना पड़ेगा। दैट इज ओके। फिर अगर हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसी में जब कोलिजन की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसके बेसिस पे हमारी एक इक्वेशन बनती है वी सेप इज इक्वल टू ई वी एप। अब ये पता नहीं ये वी सेप और वी एप क्या है। अरे वी सेप इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कोलिजन के बाद जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सेपरेट हो रहे होंगे, और ईवी अप्रोच क्या है, कोलिजन से पहले जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच करेंगे, किस लाइन के अलोंग, अलोंग कॉमन नॉर्मल। ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी वो आपको मैं बताऊंगा कि टू ओब्लिक कोलिजन के अंदर कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट हमें ये वी सेपरेशन और वी अप्रोच जब हम देखते हैं तो कॉमन नॉर्मल, जो एक कॉमन नॉर्मल लाइन होगी ना, उनकी कॉमन लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसके अलोंग हमें वी सेपरेशन इज इक्वल टू वी अप्रोच लगाना है, वो आप देखेंगे। बट अगेन टाइप ऑफ कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ कोलिजन दो होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है। भाई एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड होती है, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, बट काइनेटिक, इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। इलास्टिक में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड और इज लॉस्ट इन, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, मतलब वो डिफॉर्मेशन में या फिर
किसी भी और तरीके से, हीट में या साउंड में या जो भी कहानी है, ठीक है, दैट इज द फीलिंग। और इलास्टिक कोलिजन में जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, रादर देन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करने की जगह आप E इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व कर लोगे, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, जिससे सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। दैट इज द सिचुएशन। ऑल्सो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो E होता है हमारा, वो 0 से लेके 1 के बीच में आता है। जो E होता है इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का, वो 0 से लेके 1 के बीच में आता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो E है वो 0 होता है। और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, ध्यान रखना 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस कंपलसरी नहीं होता। क्या नहीं कंपलसरी होता? 100% काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है लॉस? मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है इन द सिचुएशन व्हेन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर कोलिजन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो जो हमारे स्टेप्स थे वो सेम ही रहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम, फोर्स डायग्राम की जगह हम बहुत बार इंपल्स डायग्राम बोल देते हैं सेकंड वाले स्टेप में, क्योंकि इंपल्स मैटर करती है, फाइनाइट फोर्सेस तो मैटर करती नहीं है, ठीक है। और तीसरा स्टेप फाइनल वेलोसिटी डायग्राम वही रहता है। चौथा स्टेप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वही रहता है। पांचवा स्टेप क्या हो जाता है? वी सेपरेशन इज इक्वल टू ईवी अप्रोच हो जाता है। जो पांचवा स्टेप है वो वी सेपरेशन इज इक्वल टू ईवी अप्रोच हो जाता है। हम इसे लगाना प्रेफर क्यों करते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन में? क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन बनती है, काइनेटिक एनर्जी वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। अगेन उसके अलावा कोलिजन में हमें एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि अगर सेम मास के दो पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन अंडरगो करते हैं तो क्या होता है? वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। तो बात यह है कि ये बात पता होनी चाहिए कि सेम मास के पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन अंडरगो करते हैं, विच मींस अगर m और m मास दिख रहा है और ऐसे मूव कर रहे हो, इलास्टिक कोलिजन है, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में, तो आपको पता है कोलिजन के बाद ये कैसे मूव करेंगे? ये जो m है वो u2 से मूव करेगा और जो दूसरा वाला m है वो u1 से मूव करेगा। वेलोसिटी एग्जैक्टली इंटरचेंज हो जाती है, जो इसकी थी वो उसकी हो जाती है, जो उसकी थी वो इसकी हो जाती है। इन एनी सिनेरियो ऐसा कुछ हमारे सामने आता है when we look at the collision, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात करते हैं, एक और बात हमें ध्यान रखनी होती है, अगर वन ऑफ द मासेस इज ह्यूज, अगर एक मास बहुत ही बड़ा होता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या रहता है कि अगर 1000 m मास है एक और एक m मास है, ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी डायग्राम तो आपका ये है। फाइनल वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते समय एक बात का हम ध्यान रख लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो बहुत छोटा होगा। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक मास बहुत बड़ा सा लग रहा है आपको, तो दूसरे उसकी वेलोसिटी को आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जब इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हो और इसकी वेलोसिटी को v मानोगे अगर आप, तो v की वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी कि v माइनस u1 इज इक्वल टू e टाइम्स, अगर कोएफिशिएंट e हुआ, u1 प्लस u2, अगर यहाँ पे सपोजिटली इस तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका v की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी। इसको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखते, बट ये समझना वी सेपरेशन इक्वल टू ईवी अप्रोच वाली कहानी है। बहुत बार कुछ लोगों को लगता है यहाँ कंजर्वेशन मोमेंटम ट्रू नहीं है। अरे वो ट्रू है, बट u1 में जो चेंज है वो इतना छोटा है, मैंने इसे u1 लिख लिया। एक्चुअली में तो u1 में चेंज आएगा, बट अगर एक ट्रक एक साइकिल से टकरा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रक की वेलोसिटी का जो चेंज है वो इररिलेवेंट है फॉर दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो वहां से हमें बात समझ आ जाती है, दैट इज ग्रेट। अब हम बात करते हैं ओब्लिक कोलिजन की। ओब्लिक कोलिजन बेसिकली बहुत बार इसको बहुत सारी जगहों पे 2D कोलिजन भी बोल दिया जाता है, जहां पे सब कुछ एक लाइन के अलोंग नहीं हो रहा। तो ओब्लिक कोलिजन वाले केस में एक दो लाइंस हमें ध्यान होनी चाहिए, दो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, एक कॉमन नॉर्मल और एक कॉमन टेंजेंट। उसमें बेसिकली क्या होता है, कॉमन नॉर्मल क्या है, अगर ये दो सरफेसेस हैं ये कोलाइड कर रही हैं, तो ये जो लाइन है इन दोनों का कॉमन नॉर्मल है। ये जो लाइन है इन दोनों का कॉमन नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो दोनों से नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये कॉमन टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन दोनों से, इसमें भी टेंजेंट है इसमें भी टेंजेंट है, तो ये कॉमन टेंजेंट है। और कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर सरफेस से परपेंडिकुलर और एक पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये कॉमन नॉर्मल है हमारी और ये कॉमन टेंजेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब वी सेपरेशन इज इक्वल टू ईवी अप्रोच लगाना होता है इन केस ऑफ ओब्लिक कोलिजन, तो उसमें कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग जो वेलोसिटीज हैं उनको कंसीडर किया जाता है अप्रोच और सेपरेशन के अंदर। दैट इज बेसिकली द की, जो मैंने ऊपर भी लिखवाई थी बात। ऑल्सो एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये कॉमन नॉर्मल ही ज्यादा रेलेवेंट आता है हमारे लिए एग्जाम में, क्योंकि जो इंपल्स नॉर्मल फोर्स की वजह से लगता है, विच इज नॉर्मली द इंपल्स, ठीक है, वो जो फोर्स है वो बेसिकली अलोंग कॉमन नॉर्मल लगता है। जो इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स है वो अलोंग कॉमन नॉर्मल ही होगा ना, ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर सरफेस लग रही है तो उसकी जो इंपल्स लगेगी वो भी ऑब्वियसली कॉमन
नॉर्मल के अलोंग ही लगेगी, दैट इज द केस। जैसे ये वाला रिजल्ट हमें रटा होना चाहिए कि भाई साहब एक पार्टिकल आ रहा है, दीवार पे टकराता है, दीवार से टकरा के ऐसे चला जाता है, अगर स्मूथ वॉल से टकरा रहा है, कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो आप क्या करते हो इसमें, आपको यहां पे ये समझ आना चाहिए कॉमन नॉर्मल ये है और कॉमन टेंजेंट ये वाली लाइन है, एक बात ये समझ आनी चाहिए। और वेलोसिटीज की जब बात करोगे तो इसका एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ u cos अल्फा आएगा और एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ u sin अल्फा आएगा। और यहां पे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो इंपल्स लग रहा होगा वो इंपल्स पक्का से कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लग रहा होगा, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी कोई इंपल्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी सेम है u sin अल्फा, और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग v सेपरेशन इक्वल टू ev अप्रोच करोगे तो इधर की तरफ eu cos अल्फा वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल इनफ, इतना सिंपल रिजल्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी e टाइम्स हो गई, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं ना, ठीक है। तो बस और क्या चाहिए हमें जानने के लिए। और एक इंफॉर्मेशन ये भी जान सकते हो कि अगर ओब्लिक कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन सेम मास वाला केस होता है, तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेम मास और इलास्टिक कोलिजन होने पे पार्टिकल्स की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, बट वो हेड ऑन कोलिजन में होता है। अगर ऐसा ओब्लिक कोलिजन में हो तो ओब्लिक कोलिजन में भी कुछ चेंज होता है, इंटरचेंज, बट वो कौन सा होता है, देन इन दिस केस वेलोसिटी अलोंग cn इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब क्या कहानी है कि अगर हम लोग एक सिचुएशन ये इमेजिन करते हैं कि m मास है दूसरा m मास है और ये कुछ रैंडम शेप के हैं और एक पास आपस में एक ओब्लिक कोलिजन अंडरगो करते हैं, तो मान लेता हूं मैं कि भाई इसका जो कॉमन नॉर्मल है वो कुछ इधर की तरफ, इसका कॉमन नॉर्मल कुछ ऐसे बन रहा है, तो इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं और एक इधर की तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं। तो भाई साहब ये तो पहले रेस्ट पे था और इसकी वेलोसिटी v अलोंग cn है और इसकी वेलोसिटी v अलोंग ct है, एक सेकंड ऐसे मान लेते हैं। अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी अलोंग ct तो सेम रहेगी और इसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल का इंटरचेंज हो जाएगी, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग vcn से मूव कर रहा था, ये जीरो से मूव कर रहा था, तो अब इसकी कितनी हो जाएगी कॉमन नॉर्मल के अलोंग जीरो और इसकी कितनी हो जाएगी vcn हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन, ये बड़ा एक पॉपुलर सा फैक्ट है कि दो पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद दे मूव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसे एक पार्टिकल रेस्ट पे और एक मूविंग है तो टकराने के बाद वो दोनों पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव करते हैं, इलास्टिक कोलिजन के केस में। किसके केस में इलास्टिक कोलिजन के सिचुएशन में। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। मतलब आई थिंक इनइलास्टिक में भी कर सकते हैं तो कुछ फंडा तो हो गई, बट स्टिल इलास्टिक में तो ऐसा हो ही होगा, दैट इज आई थिंक परफेक्टली ओके, ठीक है। तो आई होप दिस इज बेसिकली दी शॉर्ट नोट्स ऑफ कोलिजन। बच्चों शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, and let's meet in the next class. Go for Jeet.